Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 29 December of 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, एनजीटी के चेयरमैन कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो कौन चेयरमैन है इस वक्त, रिसेंट के चेयरमैन कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, यूजीसी के चेयरमैन कौन है? इनका भी आप क्या कहते हैं नाम कमेंट सेक्शन में बताएं, कौन है चेयरमैन। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ एनालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमारा टारगेट है 20+ लाइक्स का, तो प्लीज़ इस टारगेट को कंप्लीट करने में हेल्प करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, क्या कहते हैं वहाँ पर सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, उसको भी क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या तो कमेंट पे भी लिंक पिन होगी, जहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स, हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो ये आप इसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। चलिए, आज की पहली न्यूज़ आती है, फार्मर्स गेट इनवाइट फॉर टॉक्स अगेन। कि फार्मर्स को फिर से इनवाइट मिला है कि जो नेगोशिएशंस बातें हो, क्या कहते हैं, फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, और जिस जो एक सॉल्यूशन हो, जल्दी से जल्दी एक कंक्लूजन या सॉल्यूशन ढूंढ पाए गवर्नमेंट। इसलिए यूनियन ने कहा है कि फिर से वो क्या कहते हैं बात करना चाहती है फार्मर्स यूनियन से, फार्मर्स से, क्योंकि जिससे वो एक तरह से जो रिजल्ट है उसको ढूंढ पाए जल्दी से जल्दी। तो इसमें यही बात की गई है कि इसमें कहा गया है कि सेंटर ऑन मंडे इनवाइटेड प्रोटेस्टिंग फार्मर्स यूनियंस की नेगोशिएशंस के लिए मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन के साथ दिसंबर 30 को, कल होगा, जिसका मतलब आज है 29, कल है 30। तो कल होना है नेगोशिएशन दोनों के बीच में, और देखना है कि क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। इसमें बात की गई है, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो संजय अग्रवाल है, उनका कहना है कि उन्होंने इनविटेशन भेजा है 40 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन को इवनिंग में, और कहा है कि सेंटर कमिटेड है एक लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, और इसीलिए उस पर वर्क कर रहा है। जो इसमें या इसमें कहा गया है कि सेंटर पूरी कोशिश कर रहा है कि वो लॉजिकल सॉल्यूशन एक तरह से ढूंढ पाए। इसमें ये भी कहा गया है, पीएम ने कहा वर्किंग टू एक्सपेंड मार्केट्स, कि अभी उन्होंने कल ही 100 किसान रेल चालू की है। जो 100 किसान रेल जो संगोला इन महाराष्ट्र से शालीमार इन वेस्ट बंगाल के लिए चलाई गई है रेल सर्विस। इसमें कहा गया गवर्नमेंट में, वहाँ पे उन्होंने उसके इनॉग्रेशन के बाद कहा कि वो वर्क कर रहे हैं जिससे ये एक मार्केट जो है फार्मर्स के लिए वो एक्सपैंड कर सके, और जो फार्मर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ऐसा उनका कहना था। तो इसमें बात की गई है कि वही की मार्केट जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके लिए हेल्प करने के लिए ये फार्मर्स ये लॉज लाए गए थे, लेकिन फार्मर्स उन्हें गलत समझ रहे हैं, ऐसा उनका कहना था पीएम का। तो पूरी स्पीच ऐसी थी। अब देखना है दोनों के बीच में नेगोशिएशन होता है तो क्या रिजल्ट आता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, 4 स्टेट्स बिगेन ड्राई रन फॉर रोल आउट ऑफ वैक्सीन। की 4 स्टेट्स में रोल आउट ऑफ वैक्सीन चल रहा है, क्या कहते हैं, जिसमें ड्राई रन चल रहा है कि प्रिपेयर्डनेस देखी जा रही है कि कोविड-19 वैक्सीन किस तरह से आएगी। तो जो है आसाम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब, ये 4 स्टेट्स में एक तरह से ड्राई रन चल रहा है। देखा जा रहा है वॉलंटियर्स के ऊपर 2 डेज एक्सरसाइज बिगेन्स इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स चालू की गई है, और देखा जा रहा है कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, कितना जल्दी हम वैक्सीनेशन लोगों तक पहुंचा पाएंगे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जिनके ऊपर ये ड्राई रोल आउट हो रहा है वो इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं। जो कोविन एक ऐप आता है, कोविन ऐप, जिनमें लोगों ने रजिस्टर किया है, उस पर यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया था वैक्सीन डिलीवरी के लिए। तो मंडे को उनको मैसेजेस भेजे गए कि कहाँ पे जाना है, किस समय पे जाना है वैक्सीन के लिए। तो इस तरह की गाइडलाइंस है, एक तरह से रोल आउट है। इसके बाद फिर एक पोस्ट क्या कहते हैं, जो वैक्सीन आएगी इमरजेंसी यूज़ के लिए, उसके बाद इस तरह से ही किया जाएगा। तो उसकी चेकिंग के लिए क्या सर्विसेज हैं, किस तरह से होगा, इसलिए ये ज़रूरी था। तो ये रोल आउट चल रहा है। इसमें कहा गया है, बी विजिलेंट से सेंटर, कि सेंटर का कहना है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया कि गाइडलाइंस फॉर सर्विलेंस टिल जनवरी 31, की सर्विलेंस होगी, सर्विलेंस की गाइडलाइंस फॉलो की जाए, और ऐसा उनका कहना था। तो क्योंकि नया वेरिएंट आया है वायरस, नया वेरिएंट कोरोना वायरस का आया यूके में, जो फैल सकता है ग्लोबली भी, इसलिए कहा गया है कि सर्विलेंस इस वक्त बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट जनवरी में तो कोई क्या कहते हैं ढिलाई ना हो, जितने भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के द्वारा वो सारे फॉलो होने चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, पीएम फ्लैग्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन। कि इंडिया ने क्या, पीएम ने क्या कहते हैं पहली इंडिया की ड्राइवरलेस ट्रेन को इनाग्रेट किया। पीएम मोदी ने इनाग्रेट किया कंट्रीज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन,
जो दिल्ली मेट्रो रेल मैजेंटा लाइन है उस पर चलाई जाएगी। और मिस्टर मोदी ने ये भी कहा कि 2025 तक वो 25 सिटीज़ में क्या कहते हैं मेट्रो लाने की सर्विसेज पूरी एक्सपेंड करेंगे 25 सिटीज़ में। जो अभी 18 सिटीज़ हैं 2025 तक 5 साल के अंदर वो 7 सिटीज़ में मेट्रो लाएंगे, ऐसा उनका कहना था। इसमें ये भी कहा गया है इन सिटीज़ जहाँ पे पैसेंजर्स आर लेस, जहाँ पे पैसेंजर्स कम है, वहाँ पे मेट्रो लाइट वर्जन का यूज़ हुआ होगा। मेट्रो लाइट वर्जन लाया जाएगा जहाँ पे पैसेंजर्स कम होंगे, छोटी छोटी कम बोगी की मेट्रो बनेगी। मेट्रो नियो वहाँ प्लान की जा रही है जहाँ पे राइडरशिप कम है, जहाँ पे जो बिल्ड की जाएगी 25% कॉस्ट में, जो नॉर्मल मेट्रो के हिसाब से होती है। और जहाँ पे क्या कहते हैं लार्ज वाटर बॉडीज है, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, जहाँ पे रिवर्स ज़्यादा है, कि जहाँ पे क्या कहते हैं नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता, तो वहाँ वाटर मेट्रो का भी प्लान किया जा रहा है कि वाटर मेट्रो लाया जाए कि अंडर वाटर से मेट्रो चले, जो एक हेल्पफुल हो सकती है जहाँ पे वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी जो कार्ड है उसको इंट्रोड्यूस किया गया मिस्टर मोदी द्वारा, जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यूज़ किया जाएगा। ये जो एनसीएमसी है वो एक्सेस करेगा ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड विल हेल्प टू अवे विथ लॉन्ग क्यूज फॉर टोकन। जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं टोकन्स के लिए, वो उसमें हेल्प करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं ये एनसीएमसी होता क्या है। एनसीएमसी को हम लोग अलग से देख लेते हैं। एनसीएमसी ये लॉन्च किया गया क्या कहते हैं पीएम मोदी द्वारा। ये एक तरह से की फीचर जैसे कहा जा सकता है वन नेशन वन कार्ड के नाम से, इंटर ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड, जिसके द्वारा हम किसी भी बस ट्रैवल या टोल टैक्सेस या पार्किंग चार्जेस, रिटेल शॉपिंग या पैसा भी निकाल सकते हैं। एक तरह से ये रुपए कार्ड जैसा होगा। और ये ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी एक्सेप्ट करेगा अक्रॉस ऑल ट्रैवल नीड्स, कोई भी ट्रांसपोर्ट में आप ट्रैवल करें। इसका नीड क्या है कि जैसे हमने देखा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड अक्रॉस इंडिया की इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्यूटिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है हर क्लास ऑफ सोसाइटी, कोई भी क्लास ऑफ सोसाइटी। इसके कई मल्टीपल चैलेंजेस भी होंगे जैसे कैश पेमेंट सच एस कैश हैंडलिंग, रिवेन्यू लीकेज, कैश रिकॉन्सिलेशन। कि जैसे आप कैश हैंडल करते थे तो दिक्कत होती थी कि कैश चोरी ना हो जाए पैसा। इसकी ये जो दिक्कतें थी वो ख़त्म हो जाएंगी इस कार्ड से, क्योंकि इस कार्ड से आप किसी भी जगह भी एज अ रुपए कार्ड जैसे एटीएम होता है उस तरह होगा, हर कोई भी ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं इस कार्ड के उससे। तो ये एमसीएमसी है, एनसीएमसी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती आर्मी टू रिस्टोर ग्रेव ऑफ नौशेरा का शेर। जो क्या कहते हैं जो इसमें कहा गया है जो नौशेरा के शेर थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे जो मारे गए थे इंडिया पाकिस्तान वॉर जो पहला हुआ था 1947-48 में। उनकी जो ग्रेव थी वो बनी थी जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में। तो उसमें कुछ इशू आ गया है, कुछ क्या कहते हैं वो थोड़ा सा क्या कहते हैं जो उनकी ग्रेव है उसमें थोड़ी क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें आ गई हैं, कुछ टूट गया है। तो इसलिए ऐसा क्या गया है उसको रिस्टोरेशन किया जाएगा। तो आपको सबको याद होना चाहिए कि नौशेरा का शेर कौन था, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नौशेरा का शेर किसे कहा जाता है। तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को कहा जाता है, जिन्होंने पहली इंडियन पाकिस्तान वॉर लड़ी थी जिसमें वो मारे गए थे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एक्यूआई में टर्न सीवियर ऑन न्यू ईयर्स ईव। क्या कहते हैं दिल्ली में एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कैटेगरी में जा सकता है न्यू ईयर्स ईव में, क्योंकि न्यू ईयर पार्टी मैक्सिमम लोग करते हैं, जिसके कारण ये जो एक्यूआई है बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। उससे कहा जा रहा है कि सीवियर कैटेगरी में जा सकता है, ऐसा सीपीसीबी का कहना है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि एक्यूआई सीवियर कैटेगरी में जा सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं सीपीसीबी और एक्यूआई को अलग से। एक्यूआई एक्यूआई एक इंडेक्स है जो रिपोर्ट करता है डेली एयर क्वालिटी। ये मेजरली फोकस करता है हेल्थ इफेक्ट्स, किसी से भी हो सकते हैं, कुछ घंटे या कुछ दिन क्या कहते हैं पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करने से। ये 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स जो है उनको मेजर करता है। ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड। और जो ग्राउंड लेवल ओजोन है और एयरबोर्न पार्टिकल्स वो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा हार्म करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। चलिए अब देखते हैं सीपीसीबी को, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया था सितंबर 1974 में। ये वर्क अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर। ये इसके पावर्स एंड फंक्शंस आते हैं अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के द्वारा। एक तरह से एक फील्ड फॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लीननेस स्ट्रीम्स या वेल्स में लाना जो डिफरेंट स्टेट्स की होती हैं अलग अलग, प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना, अबेंडमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए, क्वालिटी ऑफ एयर एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या कहते हैं जो वर्क करना, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, इसका वर्क होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
अगली न्यूज़ आती है सीरियस लॉर्ड्स ओडिशा पुलिस फॉर टैकलिंग LWE चैलेंजेस। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट चैलेंजेस थे उसको उड़ीसा पुलिस ने अच्छे से टैकल किया। उस पर सीडीएस जो चीफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने क्या कहते हैं उन्हें लॉर्ड किया, प्रेज किया। इसमें कहा गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ऑफ जनरल इंडिया जनरल बिपिन रावत ने कमेंट किया उड़ीसा पुलिस के जो अपलॉट किया उनको, जो उन्होंने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के साथ जो एक्शन लिया उनको टैकल करने के लिए, वो काफ़ी कहते हैं प्रेसफुल था कि उसे प्रेज करना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट आता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता क्या है इसको देख लेते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये कई नेम से जाना जाता है, नक्सलिज्म, माओइज्म इस नाम से भी जाना जाता है। जो एक आम इंसर्जेंसी है अगेंस्ट द स्टेट, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज के होते हैं, जो लेफ्ट किए जा चुके हो। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑल्सो नोन एज माओइस्ट ग्लोबली, जिन्हें माओइस्ट कहा जा सकता है या नक्सलिस्ट कहा जा सकता है। यहाँ पे सर्वल लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में, जैसे अलग अलग एरिया में, मैक्सिममली ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड और ये जो क्या कहते हैं झारखंड उड़ीसा एरिया है वहाँ पे भी एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दे रिजेक्ट अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करते हैं, और वो उनका अलग ही फॉर्म होता है कि वो एक रिवॉल्यूशन टाइप के उसके लिए आते हैं वो लोग। दे फॉलो एक्सट्रीम वायलेंस एंड ऑल्सो हार्म इनोसेंट सिविलियंस को भी हार्म करते हैं। वो कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी इंगेज होते हैं, जैसे अंडरग्राउंड कैडर्स के रूप में। जैसे एग्जांपल्स ऑफ सच ग्रुप्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जनशक्ति। ट्रेडिशनली देखा जाए तो कई सालों से इस मूवमेंट को वो लोग वेपन जैसे बोज और एरो से वो लोग हैंडल करते हैं। इनका कॉमन थीम इन ग्रुप्स का है कि एंटी गवर्नमेंट, एक तरह से ये एंटी गवर्नमेंट के रूप में वर्क करते हैं, और इनका वायलेंट मास स्ट्रगल होता है। जो माओइस्ट होते हैं उनकी आइडियोलॉजी है वो माओ से आती है, जो एक फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है जो एक्सपोर्ट किया था माओ जेडोंग द्वारा, जो चाइना के थे। उनके द्वारा ये क्या कहते हैं जो एक आइडियोलॉजी वो फॉर्म की गई थी, उसको ये माओइस्ट जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो सब फॉलो करते हैं। तो अब ये याद रखिएगा माओ जेडोंग जो चाइना के थे उनकी ये आइडियोलॉजी थी जिनको ये लोग फॉलो करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है अन्ना हजारे थ्रेटन्स टू कमेंस हिज लास्ट प्रोटेस्ट फॉर फार्मर्स। की अन्ना हजारे जो काफ़ी रेप्यूटेड क्या कहते हैं पर्सन है, उन्होंने कहा है कि वो अपना लास्ट प्रोटेस्ट फार्मर्स के लिए कर सकते हैं अगर जनवरी तक रिजल्ट नहीं आया, कोई एक डिसीजन नहीं आया जनवरी तक, तो वो धरने पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, हंगर स्ट्राइक पे, ऐसा उनका कहना है। इस इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए जनवरी तक, वरना वो अपने आखिरी प्रोटेस्ट जो उनका भूख हड़ताल आखिरी भूख हड़ताल होगी उस पर वो बैठ जाएंगे। अगली बार जब हुआ था तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी गवर्नमेंट है, तो देखना किस तरह से एक्शन लिया जाता है इस इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है ईजिंग ऑफ। इसमें बात की गई इंडिया से जो कोविड-19 केस ऑफ फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी अच्छा है। क्या कहते हैं कि इंडिया का जो कोविड केस है काफ़ी कम हुए हैं, फर्टिलिटी रेट में भी डिक्रीमेंट आया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। क्योंकि सितंबर में काफ़ी ज़्यादा पीक्स देखे गए थे, सितंबर में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे। इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई है। क्या कहते हैं कि अभी भी केसेस कम हुए लेकिन हमें इन्फेक्शंस कम हुए, लेकिन बाकी कंट्रीज़ जो ग्लोबल कंट्रीज़ और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे केसेस हैं। तो इस वक्त ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से एक तरह से ब्रेकआउट हो जाएं बाकी कंट्रीज से, जिससे हम उनका केसेस जो हैं स्प्रेड उसको के साथ हम कंपेयर ना कर पाएँ कि हम उनके यहाँ जाएं और यहाँ पे स्प्रेड बढ़ने लगे फिर। तो इस तरह के केसेस को रोकने के लिए ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे हमने देखा कि अर्बन सेंटर्स और रूरल एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े इस वक्त, लेकिन कम हो गया, हर्ड इम्यूनिटी टाइप का क्रिएट हो गया है, ऐसा इसमें बात की गई। लेकिन अभी भी जो डेंजर है कोरोना से वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी उसका आउटब्रेक आ सकता है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि अभी नया वेरिएंट फाउंड हुआ है यूके में जो फैल सकता है ग्लोबली फिर से। इस वक्त इसलिए ज़रूरी है कि मास्क वेयरिंग, हैंड हाइजीन और जो एब्सेंस ऑफ क्राउडिंग है और रिन्यूड टेस्टिंग और ट्रेसिंग है फिर से चालू की जाए, और टेस्टिंग हो जितना हो सके उतना हो जब तक एमरजेंसी यूज़ के लिए भी वैक्सीन नहीं आती। तो अभी जब तक इंडिया में एमरजेंसी यूज़ के लिए भी वैक्सीन नहीं आती तब तक ज़रूरी है कि टेस्टिंग होती रहनी चाहिए। तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। इस एडिटोरियल में बात की गई डीलिंग विद इंडियाज टू फ्रंट चैलेंज। इसमें बात की गई जो एक पॉलिटिकली गाइडेड डॉक्ट्रिन है कॉम्प्रेहेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटी, जो डील करे कि चाइना पाकिस्तान थ्रेट से, जो दोनों तरह से कहते हैं, चाइना साइड से भी हमारा चैलेंज है इंडिया का और पाकिस्तान साइड से भी। तो इस वक्त ज़रूरी है, तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है कि साइनो पाकिस्तान के बारे में, जो रिलेशनशिप है साइनो पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के बीच में, वो कुछ नया नहीं है, वो पहले से चला आ रहा है। उसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये चाइना और पाकिस्तान इसलिए उनसे क्या कहते हैं रिलेशन नहीं अच्छा है।
क्या कहते हैं दोनों एक साथ रहते हैं हमेशा। तो इसमें कई बात की गई, जैसे कई चैलेंजेस जो मिलिट्री लिंक्स हैं उनके, वो एक साथ काम करते हैं। डिलेमास इंडिया के लिए कई हैं टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट के कारण। डिप्लोमेसी इस वक्त क्रूशल है कि न्यू दिल्ली को चाहिए कि वो रिलेशन जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाए। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई। इसमें ये भी कहा गया है जो साइनो पाकिस्तान कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है वो जो एम करती है इंडिया पर, उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हमारे साथ चाइना के साथ जो अभी दिक्कत हुई थी मई में, उसके बाद जो रिलेशन हो गया है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप है वो उतनी स्ट्रांगर ना हो पाए और इंडिया के साथ रिलेशनशिप चाइना की थोड़ी इम्प्रूव करे। तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है, आप एक बार इसे रीड कर सकते हैं। ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। चलिए अगली एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है रिफॉर्म्स विद द फ्यूचर एंड फार्मिंग नीड्स इन माइंड। इसमें बात की गई जो फार्म एक्ट इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं एक राइट स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। तभी क्या कहते हैं फार्मर्स जानते हैं कि किस लिए वो जो फार्म एक्ट्स आए हैं वो किस लिए हैं और क्या उसके लिए हेल्पफुल हैं फार्मर्स के लिए कि नहीं, वो जान पाते। तभी वो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट जो इस वक्त फैला हुआ है वो ना हो पाता, क्योंकि जो रूरल इकनॉमी है उसको इम्प्रूव करने के लिए लाए गए थे ये लोग ये एक्ट। अब देखना है क्या सच है उसमें, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो पूरे एडिटोरियल में ये फार्म एक्ट्स के ऊपर ही है कि फार्मर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, ये आप एक रीड कर सकते हैं इस पर। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है ग्रांटिंग बेल इज द रूल। इसमें बात की गई है कि रिफ्यूज़ल हो ग्रांट बेल की जाए, कि एक बेल डिस्कशन और बेल रिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि कई बेल रिफॉर्म्स लाए गए जुडिशियल डिस्क्रिशन और मॉनिटरी सिक्योरिटी बॉन्ड्स के कारण ये जो बेल्स हैं वो सबको नहीं मिल पाती। इसमें बात की गई जो ग्रांट करने की बेल होती है कोई भी, वो एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो जजेस के ऊपर होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि द बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, कि बेल एक रूल है और जेल एक एक्सेप्शन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था। तो पूरे एडिटोरियल में क्या कहते हैं उसी के बारे में बात की गई है। जैसे हमने देखा था 1978 में सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ मोती राम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर ने आइडेंटिफाई किया था इशू ऑफ अनरीजनेबली हाई सिक्योरिटीज एज अ ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम, की ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम को दिखाया गया, जिसके कारण एक सोशल इकोनॉमिक लोकेशन एक्यूज पर्सन की देखी गई। तो जिसके कारण बेल क्या कहते हैं बेल के बारे में बात हुई थी। तो बेल भी एक तरह से एक रूल है और जेल एक एक्सेप्शन है, ऐसा इसमें बात की गई। तो पूरे में बेल किसको मिलनी चाहिए, किस तरह से एक रूल है, उसके बारे में पूरे एडिटोरियल में बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है स्कूल्स विल रीओपन इन कर्नाटक ऑन जनवरी 1, कि ये स्कूल्स रीओपन होंगे कर्नाटका में जनवरी 1 से, क्लास 10th और 12th के साथ ही। और क्या कहते हैं कि उनके जनवरी 1 से स्कूल्स खोल दिए जाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, जो ऐसा ऑर्डर दिया डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने। और कहा जगह जैसे कि स्कूल बंद थे लगभग 9 साढ़े 9 हफ्तों से, 9.5 मंथ से, तो काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। अब कहते हैं इन्हें खोल देना चाहिए क्योंकि वैक्सीन आने ही वाली है। लेकिन अब देखना है खुलते हैं कि नहीं, अब तो अभी तो कुछ दिन बाकी भी हैं, देखना है जनवरी 1 से स्कूल्स खुलते हैं कि नहीं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है आर्मी चीफ बिगिंस विजिट टू साउथ कोरिया, की आर्मी चीफ जो हमारे हैं उन्होंने साउथ कोरिया विजिट की है। ये पहली एवर विजिट है किसी आर्मी चीफ की साउथ कोरिया के लिए। इसमें बात की गई जो जनरल मनोज नवराने हैं उन्होंने विजिट किया है, अराइव किया साउथ कोरिया ऑन मंडे, और वो विजिट में है 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। ये एक तरह से मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए वो वहाँ गए हैं, जिससे एक रिलेशन साउथ कोरिया के साथ हमारा अच्छा हो पाए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है रिजॉल्व टेलीकॉम इश्यूज क्विकली, ऐसा सीओआई का कहना है। क्या कहते हैं कि सेंटर को कि जो टेलीकॉम इश्यूज हैं उन्हें जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है सीओएआई, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं क्या होता है। सीओएआई ये है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए। इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1995 एज अ रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट सोसाइटी के नाम से। तो हम लोग देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन ईयर है 1995। टाइप है रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी। क्या कहते हैं ये इसका हेड क्वार्टर है कहते हैं न्यू दिल्ली में। ये रीजन सर्व इंडिया को सर्व करता है। इसके चेयरमैन रविंदर टक्कर है, वाइस चेयरमैन अजय पुरी और डायरेक्टर जनरल एसपी कोचर। तो क्या कहते हैं ये था सीओआई सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।